ये जानने के बाद कि प्रधानमंत्री की ताकत क्या है, उनकी स्थिति क्या है, एक नज़र ज़रा प्रधानमंत्रियों पर थोड़ा डाल लें। ये मालूम होना चाहिए आपको 11वीं 12वीं के विद्यार्थी होने के नाते कि देश के प्रधानमंत्री कौन कौन रहे, देश का सर्वोच्च मुखिया कौन कौन रहा, ऐसे कौन लोग थे जो उस ओहदे पर पहुँचे। और इन व्यक्तियों के बारे में अलग से अध्ययन आपको थोड़ा स्वयं करना चाहिए जानने के लिए कि इनके वहाँ तक पहुँचने की सफलता का राज क्या था और ये लोग कितने सफल प्रधानमंत्री रहे। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक, अर्थात मृत्यु तक। उनकी मृत्यु 27 मई 64 को हुई। मृत्यु पर्यंत वे प्रधानमंत्री रहे। वैसे तो पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, लोकसभा का पहला आम चुनाव, पर 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू उस स्थिति में प्रधानमंत्री चुने गए थे और 47 से 52 का कार्यकाल उनका आम चुनाव के जरिए चुने जाने का नहीं था, बल्कि सर्वसम्मति से देश का नेता बनाए गए थे। उसके बाद 52 से 64 तक चुनाव पर, आम चुनाव में विजयी पाते हुए वे प्रधानमंत्री रहे। गुलजारी लाल नंदा ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। कार्यवाहक का अर्थ नए प्रधानमंत्री के चुने जाने तक। यदि नए प्रधानमंत्री को चुनने में कुछ समय लग रहा है तो देश का एक वास्तविक शासक तो होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जिस शासक को, जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाता है वह कुछ समय के लिए, और ऐसे प्रधानमंत्री को कहते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तब तक के लिए प्रधानमंत्री जब तक कि एक स्थायी प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं हो जाता। तो गुलजारी लाल नंदा लगभग 1 माह या 20 दिन के लिए प्रधानमंत्री थे। फिर उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री बने श्री लाल बहादुर शास्त्री। उनके प्रधानमंत्री बनने में कुछ दिन लग गए थे, इसीलिए गुलजारी लाल नंदा बीच में कार्यवाहक थे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं 9 जून 64 से 11 जनवरी 66 तक, और दुर्भाग्य से वह भी अपने कार्यकाल को पूर्व करने के पहले ही स्वर्गस्थ हो गए थे। और फिर गुलजारी लाल नंदा पुनः कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं और ये करीब 3 माह के करीब 15 दिनों के लिए 11 जनवरी 66 से 24 जनवरी 66 तक। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का काल आता है, जो तीसरी प्रधानमंत्री बनी। तीसरी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 24 जनवरी 66 से मार्च 77 तक, अर्थात 11 वर्ष तक अबाध गति से वे प्रधानमंत्री रहीं। और इन 11 वर्षों में उन्होंने 4 चुनाव लगभग देखे। 1967 में तो उन्हें चुना गया, 69 का चुनाव, 69 के बाद 71, 72 में फिर चुनाव हुए, और फिर उसके बाद 74 का चुनाव, और इस प्रकार 77 तक। इस दौरान देश में आपातकाल भी घोषित हुआ था। इस दौरान तीसरी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद चौथे प्रधानमंत्री के रूप में जब आपातकाल हटाया गया और नए चुनाव हुए तो चौथे प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोरारजी देसाई सन 77 से 89 तक, अर्थात लगभग 2 वर्ष के लिए। ये जनता पार्टी का काल था। पहली बार कांग्रेस से हटकर एक नॉन कांग्रेस सरकार सामने आती है। गैर कांग्रेसवाद, जिसका अध्ययन हमने पूर्व में किया है, जिसकी शुरुआत लगभग 67-68 में हो चुकी थी, 1967-68 में, अब गैर कांग्रेसवाद अपने चरम पर लगभग पहुंच चुका था। और जैसे ही आपातकाल हटता है एक नई पार्टी का गठन होता है, जनता पार्टी। जनता पार्टी का नेतृत्व या जनता पार्टी अपना नेता श्री मोरारजी देसाई को चुनती है, और इस प्रकार मोरारजी देसाई 2 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं, या प्रधानमंत्री बनते हैं और 2 वर्ष रह पाते हैं। जनता पार्टी अपने अंतर विरोध के कारण, अंदरूनी झगड़ों के कारण श्री वाजपेयी जी को पद से हटाती है, उन्हें बहुमत दल के नेता पद से हटाती है, और
चौधरी चरण सिंह अब प्रधानमंत्री बनते हैं, जो मात्र 6 या 8 माह के लिए, 6-7 माह के लिए प्रधानमंत्री रहते हैं उसी पार्टी से। ये 5वें प्रधानमंत्री। 6वें प्रधानमंत्री अब इंदिरा गांधी की वापसी के रूप में होता है। 1980 में जनता पार्टी बिखर जाती है, टूट जाती है। आपातकाल के बाद जो नया दल बना था वह मात्र 3 साल सत्ता में रहता है। उसमें 2 प्रधानमंत्री बनते हैं, मोरारजी देसाई और चरण सिंह, और उसके बाद फिर चुनाव होते हैं, मध्यावधि चुनाव होते हैं, और उस चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी वापस आती हैं और कांग्रेस की सरकार पुनर्स्थापित होती है। 1947 से जो कांग्रेस की सरकार चल रही थी वह मात्र 3 साल के लिए सत्ता में नहीं रहती, 1977 से 80, और अब 80 में पुनः चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी वापस आती हैं 6ठी प्रधानमंत्री के रूप में, 3री प्रधानमंत्री और फिर अब 6ठी प्रधानमंत्री, और सन 80 से सन 84 प्रधानमंत्री रहती हैं। उसके दुर्भाग्य से उनकी हत्या होती है, तो उनके पुत्र राजीव गांधी 7वें प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं, जो 84 से 89 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं 7वें प्रधानमंत्री के, और फिर चुनाव में स्थितियां बदलती हैं और 8वें प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो मात्र 1 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री रह पाते हैं। लेकिन इस 1 वर्ष में उन्होंने जो निर्णय लिए वे भारत के सामाजिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होते हैं। मंडल कमीशन, मंडल आयोग और आरक्षण की नीति, ओबीसी के आरक्षण की नीति को देश में लागू करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें मुख्य रूप से जाना जाता है। ये थे 8वें प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसके बाद 9वें प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर, बहुत छोटा काल। 10वें प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव 91 से 96 तक प्रधानमंत्री बनते हैं और कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहते हैं। ये काल जो है ये विशेष रूप से जाना इसलिए जाता है क्योंकि इस काल में देश ने अपनी अर्थव्यवस्था, आर्थिक नीतियों में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। जो हमारे यहाँ एक तरीके से साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, उससे हटकर अब हम काफ़ी कुछ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण की नीति, उदारीकरण की नीति का ये काल माना जाता है और इसकी शुरुआत पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में प्रधानमंत्री के नाते की। उस समय उनके वित्त मंत्री थे श्री मनमोहन सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री हुए। तो मनमोहन सिंह के वित्त मंत्रित्व काल में और श्री नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में ये परिवर्तन आता है और देश उदारीकरण की ओर बढ़ता है। जो आज हम देख रहे हैं, देश इतना आधुनिक हो चला है, सर्वगुण संपन्न, सभी सुविधाएं आधुनिकीकरण की दिशा में बहुत तेज़ी से जो आगे बढ़ रहा है, इसकी शुरुआत 1991-92 से मानी जाती है। नरसिम्हा राव 1996 में अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और दुर्भाग्य से कांग्रेस सरकार पराजित होती है किसी कारणों से, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में श्री अटल बिहारी वाजपेयी अब प्रधानमंत्री बनते हैं, 11वें प्रधानमंत्री। लेकिन उनका कार्यकाल मात्र 15 दिन का रहता है और सरकार बहुमत खो बैठती है। 12वें प्रधानमंत्री के रूप में श्री एच.डी. देवेगौड़ा आते हैं। 13वें प्रधानमंत्री के रूप में इंद्र कुमार गुजराल। 14वें प्रधानमंत्री के रूप में पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जी सत्ता में आते हैं। ये दूसरी बार श्री वाजपेयी जी सत्ता में आते हैं, लेकिन इस बार जैसे पहले 13 दिनों की सरकार चली, इस बार उनके नेतृत्व में सरकार करीब 13 माह चली और 14वें प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं। वो पहले 11वें प्रधानमंत्री थे, उसके बाद अब 14वें प्रधानमंत्री बने और फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद उन्होंने सन 99 से सन 2004 तक का 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 14वें प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री और 15वें प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी। तो इस प्रकार श्री वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने
अलग अलग काल के लिए, पहले मात्र 13 दिनों के लिए, फिर लगभग 13 महीनों के लिए, और एक बार वे अपना कार्यकाल ही पूरा नहीं करते बल्कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में भी कुछ समय उन्होंने निकाला। इसके बाद 16वें प्रधानमंत्री के रूप में श्री मनमोहन सिंह, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष और फिर 5 वर्ष यानी 10 वर्षों का होता है, और कांग्रेस सत्ता में वापस आती है। तो 16वें प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक। वाजपेयी के कार्यकाल की जो खासियत थी वह थी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट का पहली बार 5 वर्ष पूरा करना, गैर कांग्रेस सरकार का पहली बार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करना। और यह काल इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इसी काल में देश ने परमाणु शक्ति परीक्षण बड़ी सफलतापूर्वक किया था। जो 1974 में पहले श्रीमती गांधी के काल में हुआ था, उसी तरह का परीक्षण इस बार श्री वाजपेयी ने भी पोखरण में करवाया, और इस प्रकार देश विश्व के सामने भारत को एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में सामने खड़ा किया। मनमोहन सिंह 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं, 2 बार 5-5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, और इस प्रकार पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो वाजपेयी के नेतृत्व में 5 वर्ष कार्य की, उसके बाद फिर मनमोहन सिंह वापस आते हैं, और 2014 के चुनाव में इस कांग्रेस सरकार फिर पराजित होती है, कांग्रेस गठबंधन पराजित होता है, और एनडीए का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सामने आता है, जिसमें श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं। तो 2014 से 2019 तक 17वें प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद वर्तमान में 2019 से 2024 का जो उनका कार्यकाल है, जो वर्तमान में जारी है, उसमें हम कहेंगे यह वे 18वें प्रधानमंत्री हैं। तो देश में कुल मिलाकर 18 प्रधानमंत्री हुए, या 18 बार प्रधानमंत्री बने, जिसमें से कुछ लोगों ने 2-2 बार, जिसमें श्री मनमोहन सिंह 2 बार, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 2-3 बार, उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी भी, श्री वाजपेयी भी। ऐसे ये 2-4 नाम जो हैं विशेष, इनके बारे में हम विशेष रूप से थोड़ा सा अध्ययन करने का प्रयास करें अलग से, और बाकी प्रधानमंत्री काल में कुछ घटनाएं जो हों, मूल घटनाएं, उसको भी थोड़ा सा संजोएं, तो हमारे इस काल का, प्रधानमंत्रित्व काल का अध्ययन एक तरीके से पूरा नजर आएगा। प्रधानमंत्री के नामों को और उनके बारे में बहुत संक्षिप्त में जानकारी के बाद आप समझ गए होंगे कि देश के प्रधानमंत्री कुछ लोग अपने व्यक्तित्व से बहुत शक्तिशाली बने, और कुछ लोग संवैधानिक दृष्टि से शक्तिशाली तो थे ही। संविधान के प्रावधानों के तहत ये सभी प्रधानमंत्री शक्तिशाली थे, लेकिन हम नाम कुछ लोगों का लेते हैं और कुछ के नाम शायद आपने सुने भी नहीं होंगे। कारण इन लोगों के व्यक्तित्व स्वयं का, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, और वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी। इस प्रकार 18वां प्रधानमंत्री, उसमें ये 4-5 नाम बारंबार सामने आते हैं, और उसका कारण है इनके स्वयं के व्यक्तित्व का प्रभाव। प्रधानमंत्री देश में सर्वशक्तिमान हैं, इसमें अब कोई दो मत नहीं, और प्रधानमंत्री के कार्यक्षेत्र में लगभग पूरा देश ही है। आप किसी भी मुद्दे की बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसमें प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व की, उनके विचार की, उनके सोच की छाप दिखती है। सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री स्वयं इन सब मुद्दों पर परामर्श करते होंगे, निष्कर्ष देते होंगे? इतने विशाल देश, इतनी विशाल जनसंख्या, इतना विशाल बजट, इसमें यह संभव नहीं है कि एक व्यक्ति इन सभी मुद्दों पर सही निर्णय अकेला दे पाए। चाहे वो छोटे देश हों, चाहे बड़े देश हों, संसदीय प्रणाली व्यवस्था में प्रधानमंत्री स्वयं इतना ताकतवर ना हो जाए कि वह तानाशाह हो जाए। इसलिए
आवश्यक है या प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री जो हैं वह अपने मंत्रिमंडल के सहयोग से कार्य करते हैं। मैंने अभी तक जो भी प्रधानमंत्री की शक्तियों की बात की, ये सारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक है कि इन सारी शक्तियों का उपयोग करते समय वह मंत्रिपरिषद की सहमति अवश्य लें। अर्थात एक मंत्रिपरिषद बहुत शक्तिशाली रहती है, सच्चाई तो ये है। तो अब हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, उसकी शक्तियां और कार्य क्या हैं। अनुच्छेद 74 भारतीय संविधान, उसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता देने और उसे परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। उसमें ये नहीं लिखा गया है कि उसे सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री होगा, नहीं, मंत्रिपरिषद होगी। उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। और इस प्रकार प्रधानमंत्री एक कड़ी का काम करता है, जिसका जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूँ। तो बात स्पष्ट है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होता है। ये सहायता और परामर्श शब्द जो है, मैं बारंबार दोहराऊंगा कि ये शब्द के मायने ये मान लीजिए कि ये सहायता और परामर्श का पालन करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। अब ये मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श राष्ट्रपति तक पहुंचती कैसे है? प्रधानमंत्री के जरिए। मंत्रिपरिषद एक से ज़्यादा व्यक्तियों की होती है। 40, 45, 50 लोग मिलकर मंत्रिपरिषद बनाते हैं। इनको नेतृत्व देने के लिए, इनकी बैठकों का संचालन करने के लिए, इनकी बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए, इन सब मंत्रियों के बीच में सामंजस्य बैठाने के लिए, कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए एक व्यक्ति इनमें से जो बहुमत दल का नेता चुना जाता है वह प्रधानमंत्री बनता है। व्यवहार में राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद ही करती है। प्रैक्टिस में, व्यवहार में राष्ट्रपति की जितनी शक्तियां हमने पढ़ी, इसका असली प्रयोग, इसका सही प्रयोग, वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद करती है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है। इसीलिए हम बारंबार कह रहे थे वास्तविक कार्यपालिका। ये शब्द से अब आप स्पष्ट हो गया होगा कि मंत्रिपरिषद को वास्तविक कार्यपालिका क्यों कहा जाता है। जॉन मैरियट, राजनीतिवेत्ता, उन्होंने कहा है कि मंत्रिपरिषद ही वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक मशीन घूमती है। जितना भी राजतंत्र है वह मंत्रिपरिषद के चारों ओर घूमता है। केंद्र में मंत्रिपरिषद और बाकी सब उसके कलपुर्जे जो बाहर के चारों तरफ हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि मंत्रिपरिषद कितना ऑल पावरफुल संस्था है। तो फिर इसका गठन कैसे होता है, मंत्रिपरिषद के सदस्य चुने कैसे जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सबसे पहले इसमें जानिए प्रधानमंत्री, जो मंत्रिपरिषद का एक अंग होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में 75A या 75(1) इस अनुच्छेद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, किंतु व्यवहार में राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा के बहुमत सदस्य दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, उसे करना पड़ता है। लेकिन यदि लोकसभा में बहुमत ना हो, किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना हो, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति स्वविवेक, जिसका मैं पूर्व में जिक्र कर चुका हूँ, स्वविवेक से उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने का विश्वास हो। राष्ट्रपति यदि महसूस करता हो कि यह व्यक्ति संभवतः प्रधानमंत्री चुने जाने पर लोकसभा में बहुमत साबित कर सकता है अपने सपोर्ट में,
तो उसे वो प्रधानमंत्री अपने विवेक के आधार पर बना सकता है। इसीलिए राष्ट्रपति ऐसी स्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, एक तरीके से सर्वशक्तिशाली दिखाई देने लगता है ऐसी स्थिति में। तो ये स्वविवेक की शक्ति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाबत। दूसरा बिंदु, अब मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? प्रधानमंत्री की तो नियुक्ति हो गई, अब मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी? मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किए जाने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री के परामर्श से, एक तरीके से परामर्श आदेश ही है। प्रधानमंत्री जब अपने पद की शपथ ले लेता है तो शपथ लेने के बाद 1-2 दिनों के अंदर वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों के नामों की सूची राष्ट्रपति को भेज देता है, और ये सूची को स्वीकार करना राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। अतः मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। प्रधानमंत्री के मामले में बहुमत न होने पर वह स्वविवेक का उपयोग करता है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मंत्रिपरिषद बनाने के मामले में उसके कोई अधिकार नहीं है। वह उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री बना सकता है जिनके नाम का सुझाव प्रधानमंत्री ने दिया हो। प्रधानमंत्री भी अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। जब वो प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को मंत्री बनाए, किसको ना बनाए, तो उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि वह किसी को भी बना सके, उसके लिए कुछ बंधन है। प्रधानमंत्री को अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और वे बातें हैं, पहला, प्रधानमंत्री सहित सभी सदस्य एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हों, एक ही राजनीतिक दल या गठबंधन उसके सदस्य हों। जो उस गठबंधन के सदस्य नहीं हैं उन्हें प्रधानमंत्री मंत्री नहीं बना सकता। जो विरोधी दल के हों उन्हें प्रधानमंत्री मंत्री नहीं बना सकता। दूसरा, मंत्रिपरिषद के सदस्य अपने अपने विभाग के संचालन में योग्य माने जाएं, प्रशासनिक पकड़ हो उनमें, ऐसे लोगों को ही नियुक्त करने का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तीसरा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व को वह व्यक्ति सहर्ष स्वीकारे जिसे प्रधानमंत्री मंत्री बनाना चाहते हों, उनका विश्वास पात्र हो, किसी तरह का विरोध ना करता हो, ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री के दल में काम करने वाला मंत्री उनका विरोध करे तो ऐसे में मंत्रिपरिषद कैसे कार्य करेगी? तो इसलिए ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री उन्हीं व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में लेता है जो उनका विश्वास पात्र हो और जो उनका विरोध ना करे, किसी तरह से उनका विरोध ना करे, आलोचना ना करे, उनके नीतियों की आलोचना ना करे। चौथी पात्रता, दल के अंदर उसकी स्थिति अच्छी हो, लोग उसको इज्जत करते हों, लोग उसकी कार्यशैली से प्रभावित हों, वह प्रभावशाली हो, दल के अंदर उसकी स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति को बना दिया, उसकी कुछ अपनी अहमियत हो, अपना अस्तित्व हो, अपना वजूद हो, ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है। और अंतिम है कि प्रधानमंत्री के लिए एक तरीके से आवश्यक है कि वह देश के सभी राज्यों से, सभी क्षेत्रों से, सभी संप्रदायों से, सभी वर्गों से मंत्रिपरिषद में न्याय संगत रूप से सबको प्रतिनिधित्व दे। अर्थात मंत्री परिषद बनाते समय वह ख्याल रखे कि उसने अधिकतम वर्ग के लोगों को इसमें लिया है, उसने अधिकतम समुदायों, धार्मिक समुदायों को, लोगों को इसमें समाहित किया है, आर्थिक दृष्टि से भी अलग अलग श्रेणी के लोगों को लिया है। ऐसा तो नहीं कि सभी लोग अमीर श्रेणी से आ रहे हों, उच्च श्रेणी से आ रहे हों, ऐसा तो नहीं कि सब लोग बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग हों। इसके अलावा वह ये भी सुनिश्चित करता है कि ये मंत्रिपरिषद देश का प्रतिनिधित्व वास्तव में करती हो, अर्थात
देश के अधिकतम क्षेत्रों से लोग इसमें लिए गए हों। ये उसकी एक तरीके से कानूनी बाध्यता नहीं, पर ये एक अपेक्षा है। एक अच्छा मंत्रिपरिषद वही माना जाता है जिसमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि सभी वर्गों, जाति, संप्रदाय, धर्म, क्षेत्र, आर्थिक दृष्टि से भी और शैक्षणिक दृष्टि से भी ख्याल रखा जाए और उस प्रकार का गठन किया जाए। तो ये हो गया मंत्रियों की नियुक्ति के बाबत। अब आते हैं मंत्रियों की योग्यताएं क्या हैं, कौन मंत्री बन सकता है। पहली बात, उसे संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। मंत्री बनने के समय यदि वह संसद का सदस्य नहीं है तो मंत्री बनने के 6 माह के अंदर उसे संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के लिए दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का होना जरूरी है, चाहे वह लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अर्थात मंत्रिपरिषद में ये भी कोशिश होती है कि राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी कुछ लोगों को मंत्री बनाएं, लोकसभा से भी कुछ लोगों को मंत्री बनाएं। ऐसा ना हो कि सभी मंत्री लोकसभा के हों या सभी के सभी राज्यसभा के हों। यदि प्रधानमंत्री बाहर से किसी को मंत्री बनाता है जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य ना हो तो 6 माह के अंदर उसे संसद में निर्वाचित होना आवश्यक है। राज्यसभा में राज्यसभा की विधि से, निर्वाचन विधि से, और लोकसभा में लोकसभा की निर्वाचन विधि से उसे चुना जाना आवश्यक है। मैंने प्रधानमंत्री के चयन के समय में बताया था कि यदि प्रधानमंत्री बाहर का है तो उसे 6 माह के अंदर सदस्य बनना अनिवार्य है, और यदि नहीं बन पाया, निर्वाचित अपने को नहीं करवा पाया, चुनाव में नहीं जीत पाया, तो पद से हटा दिया जाता है, पद से हट जाता है। मंत्रिपरिषद में भी यही स्थिति है। यदि कोई मंत्री जो बाहर से, कोई व्यक्ति जो बाहर से मंत्री बनाया गया हो, जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए मंत्री बनाया गया हो, 6 माह के अंदर उसे चुनाव जीतना अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में 6 माह के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव में जीत कर आना अनिवार्य है, और यदि ऐसा नहीं कर पाया या चुनाव हार गया तो उसका मंत्रिपरिषद से बाहर जाना भी सुनिश्चित है। यदि इस अवधि में वो निर्वाचित नहीं हो पाता तो मंत्रिपरिषद से उसे हटाया जाना पड़ता है। सामान्यतः लेकिन ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को ही या राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री या मंत्री बनाता है जो जीतने की क्षमता रखता हो। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से उन्हीं लोगों को मनोनीत करवाता है जिसे प्रधानमंत्री चाहता है कि वो मंत्रिपरिषद में आए, और एक बार कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद में आ जाता है तो मंत्री होने के नाते चुनाव में उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये हम सुनिश्चित मान लें कि हर मंत्री बाहर से आया हुआ चुनाव में सफल होगा, नहीं। तो इस प्रकार मंत्रिपरिषद में आने की योग्यता संबंधी बात अब आपको स्पष्ट हो गई, कौन इसके योग्य है।